कैसे हैं दोस्तों? पुराने ज़मानों में जब किसी जगह से डायनासोर या इसी साइज़ के किसी दूसरे जानवर का बड़ा सा ढांचा निकल आता था तो कदीम इंसान, पुराने लोग हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात में डूब जाया करते थे। वो जाइगेंटिक किस्म की हड्डियों वाले इस ढांचे को पूरी तरह समझ तो नहीं पाते थे कि ये क्या है, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने तजस्सुस को इत्मीनान देने के लिए, तसल्ली देने के लिए इसको एक्सप्लेन करती तरह तरह की वो फिर कहानियाँ घड़ते थे। अपने जहन में ढांचों से मिलते जुलते किरदार तश्कील देते थे और अफसाने बनाते थे। मिसाल के तौर पर आप चाइनीज़ ड्रैगन्स ही को देख लें। डायनासोर जैसे जबड़ों वाले ड्रैगन्स का आइडिया उन्हें कोई गैब से थोड़ी आया होगा। इन्हीं देवहैकल फॉसिल्स को देखकर कदीम इंसान के तखय्युल ने परवाज़ की होगी और ड्रैगन्स के किरदार बनाए, जिससे फिर 9 ड्रैगन्स जैसी मशहूर पेंटिंग्स और देवमालाई कहानियाँ, फोक उनकी जो कहानियाँ वो भी वजूद में आई, जिनमें फिर ड्रैगन्स हैं आग बरसाते। दोनों के चेहरों में और जिसामत में आपको वाज़े तौर पर मुमासलत, सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। ये 50 फीट लंबी गर्दन वाला डायनासोर, जिसकी तरह का ड्रैगन दरअसल चाइनीज़ ड्रैगन कहलाता है, इसके फॉसिल्स चीन ही से दरियाफ्त हुए थे। इसी तरह ग्रीक मैथोलॉजी में जा बजा हमें जाइंट्स, ऐसे अफसानवी किरदार मिलते हैं जो डायनासोर जैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे कि ग्रिफिन के बारे में आम ख्याल है कि ये प्रोटोसायरोटॉप्स के फॉसिल्स को देखकर बनाया गया एक किरदार है। ये तो पूरे दोस्तों डायनासोर्स के फॉसिल्स थे ना, ये तो फिर कभी कभी ही मिलते होंगे, लेकिन ज़्यादातर बड़े बड़े डायनासोर्स की या इस तरह के बड़े बड़े जानवरों की इक्का दुक्का हड्डियाँ ही मिला करती थीं। कभी टांग की हड्डी मिल गई जो कि इंसानी कद के साइज़ की होती थी, कभी बाजू की, तो किसी वक्त शाने शोल्डर की बोन्स मिल गई। गालबन इन्हीं बहुत बड़ी बड़ी हड्डियों के फॉसिल्स को देखकर ही इंसान ने गलती से समझ लिया होगा कि ये हज़ारों साल पहले के इंसानों जैसे किसी जानदार की, किसी हैवान की हड्डियां हैं, या बड़े बड़े इंसानों की हैं, ऐसे इंसानों की जिनके कद काठ दरख्तों की चोटियां छूते थे, यानी वो जिन्नात थे। यहीं से जिन्नात या देवों के तसव्वुर ने जन्म लिया। इसी से उन्होंने कहानियाँ बनाई कि बड़े बड़े जिन्नात नुमा हैवान आपस में लड़ते भी थे, एक दूसरे को मारते भी थे। अब चूंकि इतने बड़े इंसान या हैवान उन्हें अब तो अपने दाएं बाएं नज़र आते ही नहीं थे, सो उन्होंने सोचा शायद ये आपस में लड़ लड़ कर मर खप गए हों। झगड़ालू लोगों का इंसान समझता था कि यही इंजाम होता है, तो उन्होंने इनका भी यही इंजाम समझा। फिर कौन कह सकता है दोस्तों कि कदीम इंसान ने देवताओं का तसव्वुर भी ऐसे ही नाकाबिले बयान अनएक्सप्लेनेबल फॉसिल्स को देख कर ही तराशा हो। लेकिन खैर माय क्यूरियस फेलोज, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। आज का इंसान उस दौर के अंदाज़ों से बहुत आगे निकल आया है। आज वो इन फॉसिल्स पर तहकीक करके बहुत कुछ नया जान चुका है। दुनिया में अब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ज़िंदगी की किसी न किसी शक्ल के फॉसिल्स ना मिल चुके हों। अब तो इन फॉसिल्स के हिसाब से दोस्तों कदीम दुनिया के नक्शे बनाए जा रहे हैं कि कौन से जानवर ने, जो अब बेशक नहीं है, लेकिन वो कहाँ रहता था, कौन कहाँ से माइग्रेट हुआ, हिजरत कर गया, कौन ख़त्म हो गया, कौन सा जानवर नया इवॉल्व हुआ, वगैरह वगैरह। आप यहाँ हमारे खित्ते में ही पाकिस्तान, इंडिया में देख लें, यहाँ बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान, पोठूहार और सिंध के इलाकों में 3 करोड़ साल पहले ये देवहैकल जिन्नाती साइज़ के डायनासोर्स गौर दर गौर आवारा फिरा करते थे। फिर यहाँ इतने बड़े बड़े दूसरे मैमल्स भी घूमते थे, जिनमें से एक एक का वज़न 3 जवान हाथियों के बराबर होता था। जहाँ डेरा बुगटी है, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े मैमल उस वक्त के बलोची थ्योरम का मुकम्मल ढांचा भी पिछली सदी में दरियाफ्त हो चुका है। अकबर बुगटी के पास उसकी हड्डियां महफूज थीं, लेकिन जब उन्हें अगस्त 2006 में मारा गया हवा से, फ़ज़ा से बमबारी करके, तो गालबन इनमें से बहुत से फॉसिल्स के पीसेस ज़ाया हो गए, फिर उनका पता नहीं चला। इसके अलावा भी दोस्तों पाकिस्तान के कई इलाकों से डायनासोर्स और बहुत शुरू की 3-4 करोड़ साल पहले की वेल्स के फॉसिल्स भी मिले हैं। अगर आप कभी लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के रास्ते से जाएं तो बीच में सॉल्ट रेंज पड़ती है। ये सॉल्ट रेंज का इलाका जो है, ये वो पहाड़ी इलाका है जो 3 से 4 करोड़ साल पहले के ऐसे ही फॉसिल्स से भरा पड़ा है। ये इलाका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। इसी तरह 2015 में पाकिस्तान के पोठूहार रीजन से 1 करोड़ साल पहले के ह्यूमन एंसेस्टर्स सेवापैथिकस के फॉसिल्स भी मिले थे। ये आप इसी फॉसिल्स को देख रहे हैं जो कि सेवापैथिकस के ऊपरी जबड़े का एक हिस्सा है। पंजाब से मिलने की वजह से इसको नाम भी इसी मुनासबत से पंजाबिकस का दे दिया गया था। ऐसे ही फॉसिल्स इंडिया से, हिमालय के ढलवानों से भी बहुत से मिले हैं। ये फॉसिल्स अब नीदरलैंड के टीलर्स म्यूजियम में महफूज हैं। यानी
ہیومن بایولوجیکل ہسٹری میں افریقہ کے بعد ہمالیہ کا پاک بھارت سرزمین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پاک بھارت کے بعد اب ذرا دوستو اس سے آگے عرب خطے میں چلتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی ناقابل یقین منظر آپ کا منتظر ہے۔ آپ کو فرعونوں کی سرزمین مصر کے ایک تپتے صحرا سہارا ڈیزرٹ میں یہ منظر نظر آئے گا۔ قاہرہ سے کوئی 150 کلومیٹر دور اسی لکودک صحرا میں ایک گہری وادی الحیتان میں کروڑوں سال پہلے کی ویلز کے ڈھانچے فوسلز جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر 3 سے 3.5 کروڑ سال پہلے کا میسولوسورس یہیں سے ملا تھا۔ ریت کے سینے پر کچھ ڈھانچے آج بھی کھلے آسمان کے نیچے کروڑوں سال پہلے کی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ دوستو 50 سے 56 فٹ لمبا ایک ویل جیسا جانور تھا جو اپنے دور کا غالباً سب سے بڑا سمندری شکاری تھا۔ آپ دیکھیں ساتھیوں کہ یہ ڈھانچے، یہ فوسلز جو پاکستان اور مصر سمیت دنیا میں ہر دوسری جگہ سے ملتے ہیں، ان جانوروں کا 0.01% بھی نہیں ہے جو کبھی اس زمین پر تیرتے، چلتے پھرتے یا اڑتے تھے۔ مطلب جب سے ہماری زمین بنی ہے تب سے اب تک جتنے جانور تھے یہ تمام فوسلز اس کا 0.1% بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ باقی جانوروں کے فوسلز کیوں غائب ہو گئے؟ وہ اس لیے کہ کسی بھی جانور کے مرنے کے بعد اس کے فوسلز یا ڈھانچے کے نشانات کا باقی رہ جانا صرف چند ایک صورتوں ہی میں ممکن ہے۔ ان کے علاوہ اگر یہ صورتیں جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے میسر نہ ہوں تو کسی بھی دوسری صورت میں کسی بھی جانور یا پودے کا جسم ہمیشہ کے لیے گل سڑ کر محفوظ نہیں ہوگا، وہ بلکہ ڈکے ہو جائے گا، اپنے اجزاء ایلیمنٹس میں بکھر جائے گا اور وہ ظاہر ہے کسی اور شکل میں پھر ڈھل جائیں گے۔ اچھا، تو یہ صورتیں کیا ہیں جو فوسلز بناتی ہیں؟ ایک صورت تو فوسل بننے کی یہ ہے کہ جانور یا پودے کا جسم مرنے کے بعد پانی یا دلدل کی تہہ میں ڈوب جائے، وہاں بیٹھ جائے۔ پھر اس سے پہلے کہ کسی مردہ جانور یا پودے کو کوئی مردار خور کھا پی جائے یا مسل کچل دے تو اس پر مٹی، ریت، گارے، لاوے یا کسی بھی سیڈیمنٹ کی ایک تہہ، ایک لیئر اس کی لاش کو، اس مرے ہوئے جانور یا پودے کو اوپر سے کور کر دے۔ سیڈیمنٹ کے لفظ سے دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ دریاؤں، سمندروں اور صحراؤں میں بننے والی تہیں، لیئرز ہیں۔ یہ ٹوٹے ہوئے پتھروں، ریزوں اور مٹی وغیرہ سے مل کر سمندر یا جھیل یا جوہر کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تہہ کی صورت میں جو بھی چیز اس سے پہلے تہہ میں ہے وہ ان کے نیچے آ جاتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ یہ جو تہیں ہیں ان پر ایک اور تہہ چڑھتی جاتی ہے، پھر تہہ پر تہہ بنتی جاتی ہے۔ پھر بے پناہ دباؤ سے اور بدلتے موسم سے یہ تہیں سخت سے سخت تر ہوتی جاتی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں سال میں جب سمندر یا وہ جھیل ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ بھی بدل چکی ہوتی ہے، تو یہ چٹانیں ابھرے ہوئے ٹیلے یا گھاٹیوں کی دیواروں کی شکل میں ہمیں پھر نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسی چٹانیں آپ جہاں بھی دیکھیں اس طرح کی سمجھ جائیں کہ یہ جگہ کبھی کم یا زیادہ گہرا سمندر رہی ہے یا ایٹ لیسٹ جھیل تو رہی ہی ہے۔ پاکستان میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتائیں کہ موٹر وے سے آپ لاہور سے اسلام آباد جائیں تو سالٹ رینج کراس کرتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف یہ چٹانیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اسکردو اور ہنزا میں، ٹی جی خان میں اور چلاس میں بھی یہ آپ کو بہت عام نظر آئیں گی۔ پھر بھارت میں راجستھان کے کیمبل ریور میں کشتی چلاتے ہوئے بھی آپ سیڈیمنٹری راکس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ چین کے یہ رینبو ماؤنٹینز آپ نے ضرور اصل میں یا تصویروں میں دیکھے ہوں گے، آپ نے اس کا وال پیپر بھی شاید لگایا ہو اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیوٹر پر۔ یہ رنگا رنگ پہاڑ بھی دوستو اسی لیے رنگا رنگ ہیں، اسی لیے رنگین ہیں، دھنک رنگ ہیں کہ گزرتے وقت نے ہر بار نئی قسم کی سیڈیمنٹ کی ایک تہہ لگائی اور کروڑوں سال میں یہ شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک منٹ، آپ کے لیے ایک گفٹ ہے میرے پاس۔ مائی کیورس فیلوز خاص طور پر آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہ اسکردو سے ایک سیڈیمنٹری راک کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاش کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بھاری پتھر دریائے اسکردو کے پانیوں سے، یہی کہانی شاید آپ کو سنانے کے لیے وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ یہ سیڈیمنٹری راک کا ایک چھوٹا لیکن مکمل سیمپل ہے۔ اس میں نظر آنے والی یہ جو لکیریں ہیں دراصل یہ کروڑوں سال میں بننے والی سیڈیمنٹری راکس کی مثال ہے۔ میرے ہاتھ میں کم از کم اس وقت 2 سے 3 کروڑ سال میں تیار ہونے والی ایک قدرتی پروڈکٹ کا حصہ ہے۔ تو فرض کریں جب یہ والی لیئر، سب سے نیچے والی لیئر کسی جوہر یا سمندر یا دلدل کی تہہ میں تھی، اس کے اوپر ایک جانور کی موت ہوگی اس لیئر کے اوپر جب یہ ابھی اس کے باقی لیئرز نہیں آئی تھی، اور وہ جانور اس پر گر گیا، اور اس جانور کو کسی مردار خور نے نہیں کھایا اور کسی نے مسئلہ بھی نہیں، وہ یہیں پڑا رہا۔ جب ہزاروں لاکھوں سال میں اس کے اوپر یہ دوسری تہہ چڑھتی ہے،
اس के ऊपर वाली, तो इस जानवर का फॉसिल महफूज हो गया एक तरह से। इसी तरह इन तहों में अपने अपने वक्त के लिहाज से जानवरों और पौधों के फॉसिल्स तह दर तह महफूज होते चले गए। इन सेडिमेंट्री रॉक्स में दबने वाले जानवरों के हार्ड पार्ट्स यानी हड्डियों को तो मिनरल्स रिप्लेस करते रहे या इसमें जज्ब होकर इसे पत्थर बना देते रहे, जबकि नर्म हिस्से जैसे स्किन, पर या बाल वगैरह ख़त्म हो गए क्योंकि वो ख़त्म हो जाते हैं इतने ज़्यादा दबाव में, बहुत कम उनका निशान बाकी बचता है। अब चूंकि इस सारे अमल का चांस बहुत ही कम होता है कि किसी ज़मीनी जानवर या पौधे को, उसके जिस्म को ये मौका मिले कि वो पानी भी उसको मिल सके और वो खाया भी ना जाए, सेडिमेंट्री रॉक्स की तहें भी ऊपर चढ़ती रहें और फिर वो करोड़ों साल बाद किसी जियोलॉजिस्ट की नज़र में भी आ जाए, उसके बाद उसे पत्थरों की तहों में से बाहिफाजत निकाल भी लिया जाए, तो ये सब कंडीशंस चूँकि बहुत कम पूरी होती हैं, ख़ास तौर पे ज़मीनी जानवरों के लिए, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि माजी के करोड़ों साल पहले के तमाम जानवरों और पौधों के फॉसिल्स आज मिल जाएं। जभी तो जो फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स से हमें आमतौर पर मिलते हैं वो 90% मैरीन लाइफ के समुद्री जानवरों या पौधों के होते हैं। डायनासोर्स जैसे जानवरों के फॉसिल्स बहुत मुश्किल से और बहुत कम मिलते हैं। बरसों पहाड़ों की एक एक लेयर को काट कर उसमें झांक कर देखना पड़ता है। फिर अगर किसी तरह पत्थरों में कोई फॉसिल मिल जाए तो उसे अपने एनवायरनमेंट से अलग करना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। फिर बाज़ फॉसिल्स ऐसी जगह पर मिलते हैं जैसे सहारा डेजर्ट में हमने बताया, वहाँ लोगों के लुट जाने का भी खतरा होता है, डाकुओं का भी खतरा होता है, मौसम का भी खतरा होता है। फिर उस सहरा का या उस वैराने का, वहाँ जानवरों का, मौसम का खौफ अलग से होता है। फंड्स इसके लिए बहुत ज़्यादा दस्तयाब नहीं होते या इस तरह के कामों के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होते। रिसर्च होती है, बहुत बारीक काम होता है। अगर आपको किसी पत्थर में कोई फॉसिल मिल जाए या आपको शक पड़े इसमें है, तो उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत, बहुत बारीक काम करना पड़ता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि एक अंडानुमा बड़े पत्थर से एक क्रैब, एक पुराने ज़माने का, लाखों करोड़ों साल पहले का ये एक जानवर का फॉसिल निकाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि फॉसिल जो चट्टानों में बनते हैं ये तो एक तरह का फॉसिल है, वन ऑफ मैनी काइंड्स। इस किस्म के फॉसिल्स की एक खूबी है और एक खामी। ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलने वाले जो फॉसिल्स हैं, इनकी खूबी ये है कि इस तरह हमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के जानवरों के निशानात, फॉसिल्स, जिन्हें उर्दू में रकाज बहरहाल कहते हैं, वो हमें मिल जाते हैं, काफ़ी डिटेल पता लग जाती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, वो ये कि सेडिमेंट्री रॉक्स से जो फॉसिल्स मिलते हैं वो बड़े तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जानवरों के हार्ड पार्ट्स होते हैं, यानी हड्डियाँ, दांत, खौल और शेल्स ही फॉसिलाइज्ड हो पाते हैं। और इनके सॉफ्ट पार्ट्स, मतलब इनके बाल, इनकी खाल, इनके पर और टिश्यूज़ तो फॉसिलाइज्ड नहीं हो पाते सेडिमेंट्री रॉक्स में। सो दोस्तों, कुदरत के पास फॉसिल्स का महफूज करने का एक और तरीका भी है, ऐसा मेथड जिससे उसने हमारे लिए करोड़ों साल पहले के जानवरों को हूबहू उनके फेस एक्सप्रेशंस तक के साथ महफूज कर लिया है। इस तरीके से लाखों करोड़ों साल पुराने जानवर अपने विंग्स, हेयर्स, टिश्यूज़ और यहाँ तक के बाज़-औक़ात जेनेटिक मटीरियल तक के साथ हमारे सामने मौजूद होते हैं। इन फॉसिल्स को हम एम्बर्स कहते हैं। ये हैरानकुन फॉसिल्स करोड़ों साल तक कैसे हूबहू महफूज रहते हैं, ये भी एक मज़े की कहानी है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर आम पाए जाने वाले पाइन ट्रीज़ में कोन वाले दरख्तों के तनों के साथ एक सयाल मादा, जिसे रेजन आप कह लें, वो बह रहा होता है, राल सी। सुकरदू, मरी या कश्मीर के पहाड़ों पर ऐसे दरख्त और उनसे बहता हुआ सयाल आपको आम नज़र आएगा। ये सयाल राल की तरह बहने वाला गूंद जैसा मादा दरअसल दरख्तों का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, खुद को बचाने का एक इनका निज़ाम है। ये रेजन एंटीसेप्टिक होता है, यानी इसके होते हुए कई बीमारियां दरख्तों से दूर रहती हैं, नुकसानदेह इंसेक्ट्स भी करीब नहीं आते। फिर चूंकि ये बहता हुआ नीचे आता है, नीचे की तरफ रोल होता हुआ आ रहा होता है, तो ये अपने रास्ते में तने को जो कीड़े मकोड़े चूस रहे होते हैं या जोंकें दरख्त के तने के साथ लिपटी होती हैं, ये उनको भी साथ लपेट लेता है और नीचे ले आता है, उन्हें मार देता है। कैसा फिर? आप तो दरख्तों को आज तक बेवकूफ़ ही समझते होंगे, कमज़ोर से, ऐसा नहीं। तो दोस्तों पनेशियाई ट्रीज़ की ये रेजन वाली फैमिली 50 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 5 करोड़ साल पहले भी हमारी ज़मीन पर मौजूद थी। ऐसे दरख्तों के जंगल हज़ारों मील तक फैले हुए थे। कई बार ऐसा होता था, अब भी होता है, कि इन दरख्तों की छाल से रेजन जो राल है बहता हुआ नीचे गिरता था, तो तने पर बैठा कोई भी जानवर रेजन में ट्रैप हो जाता।
फिर ये रेज़न जो कि असल में शहद से गाढ़ा लेकिन बहरहाल नरम होता है, इसे कोई अगर कुचल ना दे तो ये वक्त के साथ साथ सख्त होता जाता है। लाखों साल भी इस रेज़न के अंदर जो जानवर दरख्त के तने पर बैठा हुआ था या उसका पार्ट था वो इसमें महफूज अगर हो गया तो अब वो गले सड़ेगा नहीं, डिके नहीं होगा। जो इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो गए, किसी परिंदे का पर जो इसमें आ गया, किसी जानवर की गिरी हुई दुम अगर इसमें आ गई तो समझो वो करोड़ों साल के लिए महफूज हो गई। तो इस फॉसल को हम एम्बर कहते हैं और ये ऐसे बनता है। बस यही एम्बर कहीं जंगलों में तह दर तह मट्टी के नीचे आ गए तो कहीं सैलाब या तूफान से बहकर दरियाओं, झीलों और समंदरों में दोस्तों चले गए। लेकिन जैसे ही आज या कल या कभी भी किसी को मिल गए तो समझो उसे कदीम तरीन ज़माने में झांकने के लिए खिड़की मिल गई कि उस वक्त जानवर कैसे होते थे। ये एम्बर, ये फॉसिल्स की किस्म दुनिया में लातादाद है। आप इन्हें ऑनलाइन भी दोस्तों खरीद सकते हैं ऑर्डर करके, इतने ये मिलते हैं। नॉर्थ म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, उसके जंगलात में एम्बर्स बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। फिर बाल्टिक सी से, जो कि स्वीडन और पोलैंड के दरमियान में समंदर है, वहाँ और ऊपर स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान गल्फ ऑफ बोथनिया के साहिलों पर भी बहुत ज़्यादा एम्बर्स होते हैं। ख़ास तौर पर जब तूफ़ान आया हुआ हो तब, क्योंकि ये जो समंदर है ना दोस्तों, ये ज़्यादा गहरे नहीं है, ये जिन दोनों का हमने जिक्र किया। अगर आपका कद 54 या 60 मीटर है तो आप स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान वाले समंदर में नहीं डूबेंगे, सर ऊंचा निकाल के आप चलते फिरते रहेंगे। जब इनमें तूफान आता है इस कम गहरे समंदर में, 50 से 60 मीटर गहरे समंदर में, जो कि अक्सर आता है, तो ये समंदर की तह और किनारों पर मौजूद कई चीज़ों को उथल पथल कर देता है। ऐसे में एम्बर कलेक्टर्स, फॉसिल कलेक्टर्स साहिलों पर भागते हुए आते हैं और कीमती एम्बर्स को जमा करते हैं। ये रिसर्च और बिजनेस दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। क्यूरियस फेलोज सेडिमेंट्री रॉक्स और एम्बर्स की तरह एक तीसरी बहुत अहम किस्म फॉसिल्स की फ्रोजन फॉसिल्स भी हैं, जमे हुए, बर्फ में जमे हुए फॉसिल्स। क्योंकि हजारों साल भी अगर कोई जिस्म इंतहाई ठंडे इलाके में, सर्द इलाके में बर्फ में जम जाए तो वो मुकम्मल डिके नहीं होता, गलता सड़ता नहीं है, बल्कि वो अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ महफूज रहता है। जैसा कि रूसी इलाके साइबेरिया में ल्यूबा मैमोथ का 40,000 साल पुराना फॉसिल मिला था। इसके बाल, इसकी खाल, इसके पेट में माँ का दूध और चारा तक महफूज था, उसके अज्जा महफूज थे। ये बेबी फॉसिल माँ से बिछड़कर किसी गहरी खाई में जा गिरा, जहाँ से वो फिर निकल नहीं सका। वहाँ के आसार ये बताते हैं। इस तरह के और भी दर्जनों फॉसिल्स दुनिया भर के हिस्ट्री म्यूजियम में भरे पड़े हैं। वैसे ये बेबी मैमथ दोस्तों, जिसे ल्यूबा का नाम दिया गया है, अपनी असल हालत में कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा। तो दोस्तों, ये बेबी मैमथ जैसे फ्रोजन फॉसिल्स, एम्बर में फंसी तितलियां और चट्टानों की तहों में दबे जानवर पौधे, ये सब बॉडी फॉसिल्स कहलाते हैं। मगर फॉसिल्स की एक और बहुत हसीन, नॉस्टैल्जिक और रोमांटिक फॉर्म भी है, वो है ट्रेस फॉसिल्स, यानी किसी के चलने, शिकार करने या खाने पीने के आसार महफूज हो गए। मिसाल के तौर पर 24 करोड़ साल पहले किसी 5 उंगलियों वाले जानवर के चलने के निशानात 19वीं सदी में जर्मनी में दरियाफ्त हुए। एक हॉर्स शू क्रैब जैसे बहुत छोटे कीड़े के पाँव के निशानात, मुड़ने के निशानात भी यूं महफूज हुए कि उसका जिस्म भी साथ ही फॉसिलाइज्ड हो चुका था। ये 14 करोड़ साल पहले का सीन दोस्तों पूरे का पूरा महफूज हो गया आज आपके लिए। ये एक ट्रेस फॉसिल की मिसाल है। तो खैर, ये सब बॉडी फॉसिल्स और ट्रेस फॉसिल्स इस वक्त दुनिया में लाखों की तादाद में दरियाफ्त हो चुके हैं, मज़ीद भी हो रहे हैं। लेकिन एवोल्यूशन के एतबार से दोस्तों यहाँ 2 सवालात बहुत ही अहम हैं। एक ये कि भाई होंगे हज़ारों लाखों फॉसिल्स दुनिया में, लेकिन इनका मिलना एवोल्यूशन का सबूत कैसे हो गया। दूसरा ये कि क्या सबूत है कि ये फॉसिल्स उतने ही लाख या करोड़ साल पुराने हैं जितना कि हमें बताया जा रहा है। यानी हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉसिल कितना पुराना है। ये बेहद अहम सवालात हैं दोनों, और भी हैं, लेकिन इस वक्त ये अहम सवाल है। इसी सवाल के जवाब पर एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी दरअसल खड़ी हुई है। दोस्तों, पहले इस सवाल को देखते हैं कि फॉसिल का मिलना एवोल्यूशन का सबूत कैसे है, उसके बाद दूसरा देखेंगे। तो माय क्यूरियस फेलोज, आपने पहाड़ी इलाकों में जो तह दर तह लेयर्स वाली चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स देखी हैं, जिनकी तफसील हम आपको दिखा चुके हैं, इनका एक असूल समझ लें। वो ये कि सबसे नीचे वाली रॉक, सबसे नीचे वाली चट्टान की लेयर सबसे पुरानी होगी, इससे ऊपर वाली इसके बाद की, और इसके ऊपर वाली इसके बाद बनेगी, और यूं सिलसिला टॉप लेयर पर आएगा जो कि सबसे यंग लेयर होगी, सबसे ऊपर वाली तय होगी। ये वो लेयर होगी जिस पर आप और हम खड़े हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए आइए देखते हैं कि किस लेयर से किस जानवर का फॉसिल मिलता है।
किस जानवर का ढांचा या निशान किस लेयर से मिल रहा है। इससे हमें समझ आएगी कि कौन सा जानवर कितना पुराना है। अब आज तक की तहकीक यूं है दोस्तों कि 4.5 अरब साल पहले 4.5 बिलियन ईयर्स अगो गैसेस के जमने से हमारी ज़मीन वजूद में आ गई, जिसके बाद अरबों साल में सेडिमेंट्री रॉक से तह दर तह चट्टानें बनती चली गई। इस सीक्वेंस में सबसे नीचे ये वो लेयर हैं जो 2.5 अरब साल पहले 2.5 बिलियन ईयर्स पहले के पीरियड से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनमें ज़िंदगी की किसी सादा तरीन शक्ल का फॉसिल भी नहीं मिलता। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड समेत कुछ गैसेस के ट्रेसेस मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि ज़िंदगी के लिए साजगार हालात पैदा हो रहे थे। इसके ऊपर यहाँ से दोस्तों आर्कियन पीरियड की लेयर्स शुरू होती हैं। ये 2.5 अरब साल पहले का पीरियड है, और इस दौर की लेयर्स में हमें पहली बार सादा तरीन ज़िंदगी के आसार साइनोबैक्टीरियाज की शक्ल में मिलना शुरू होते हैं। मतलब ज़िंदगी की सबसे पहली शक्ल इतनी छोटी और इतनी सादा कि एक खुलिए एक सेल की भी बिल्कुल सादा शक्ल, जो कि इतनी छोटी है कि आंख से दिखाई भी नहीं देती। इसके लिए ख़ास आलात की ज़रूरत होती है। ऐसे फॉसिल्स को माइक्रो फॉसिल्स कहा जाता है। इससे ऊपर प्रोटोजोइक इरा की लेयर्स हैं। ये 2.5 अरब से 54 करोड़ साल पुरानी है, 2.5 बिलियन ईयर से 540 मिलियन ईयर्स अगो की। इनमें पहली बार मल्टी सेलुलर लाइफ के आसार मिलते हैं, यानी माइक्रो फॉसिल्स हैं ये भी। उस दौर में ऐसे सेल्स बनने लगते हैं जिनमें न्यूक्लियस है और इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन भी है। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी सूरज की रोशनी से अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं, अपनी खुराक का बंदोबस्त करते हैं, जैसे कि आज के पौधे करते हैं। बस यहीं से दोस्तों ज़िंदगी का एक इनकलाब शुरू होता है, और अगले जियोलॉजिकल पीरियड जिसे कंबाइन करके यकजा करके हम पेलोजोइक इरा कहते हैं, इसकी रॉक लेयर्स शुरू होती है। एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसमें हमें अचानक बहुत सी कम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म मिलना शुरू हो जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी की बहुत सी शक्लें हमारे सामने आती हैं। इसे कैम्ब्रियन पीरियड भी कहा जाता है। इसमें शेल्स वाले जानवर जिस पर स्केलेटन है, खाल है, वो जाहिर होना शुरू होते हैं। जैसा कि ट्रेलोबाइट्स के फॉसिल्स तो दुनिया में तकरीबन हर जगह से मिलते हैं। इसी दौर की लेयर्स में थोड़ा ऊपर मछलियों जैसे जानवरों के फॉसिल्स भी निकलने लगते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैवान समंदरों में और खुश्की पर जा बजा इवॉल्व हो चुके हैं। हमें यहाँ से पौधों के बेशुमार नमूने और आसार भी मिलते हैं। लेकिन फिर न जाने क्या होता है कि ऊपर की लेयर में नीचे की लेयर के जानवर नहीं आ पाते, नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे कोई मैस एक्सटिंक्शन हो गई है। दुनिया जो लाइफ से, पौधों और जानवरों से भर गई थी, उसमें से 70% लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि 30 करोड़ साल पुरानी लेयर्स से ऊपर इनमें से किसी जानवर या पौधे के, यानी नीचे वाले किसी जानवर या पौधे के फॉसिल्स नहीं मिलते। ज़्यादातर के अचानक बहुत से गायब हो जाते हैं। गालिबन ज़मीन पर बहुत से वॉल्केनोज, आतिशफिशा पहाड़ फटे थे, या किसी शहाब साकिब ने, मेट्योर ने ज़मीन पर गिरकर तबाही मचा दी थी। इस फर्स्ट एक्सटिंक्शन से, नापैद होने वाले ज़माने से, पेलियोज़ोइक इरा ख़त्म होता है और नए दौर मीज़ोज़ोइक इरा की शुरुआत, उसकी लेयर्स की शुरुआत होती है। इनमें हम देखते हैं कि यहाँ से रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी खुश्की पर 4 टांगों पर चलने वाले पंजों वाले जानवर हमें नज़र आते हैं, उनके फॉसिल्स। इसीलिए इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, क्योंकि उस वक्त रेप्टाइल्स ही दुनिया पर रूल कर रहे थे। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी डायनासोर्स के फॉसिल मिलते हैं, वो भी सब के सब इसी मीज़ोज़ोइक इरा के ही हैं। इस दौर में इतने बड़े बड़े डायनासोर्स के होते हुए किसी दूसरी स्पीशी को इवॉल्व होने का मौका ही नहीं मिलता था। मैमल्स और एम्फीबियंस जैसे मेंढक वगैरह इवॉल्व तो हुए, लेकिन चूंकि खुराक का बड़ा हिस्सा, फूड साइकिल का सबसे बड़ा हिस्सा तो डायनासोर्स खा जाते थे, सो बाकी ज़िंदगी की सारी टाइप्स, जैसे कि हमने बताया मैमल्स वगैरह, बहुत छोटे साइज़ ही में रहे, बड़े साइज़ में इवॉल्व नहीं हो सके। ये इरा रॉक्स लेयर्स में 25 करोड़ से 6.5 करोड़ साल तक जाता है। इसके बाद अचानक पेलोज़ोइक इरा की तरह यहाँ भी एकदम से खामोशी छा जाती है। इससे ऊपर की लेयर में किसी भी ऐसे जानवर का फॉसिल नहीं मिलता जो मीज़ोज़ोइक इरा में ज़िंदा था, ख़ास तौर पर डायनासोर्स का। 96% जानवर ख़त्म हो जाते हैं, डायनासोर्स ख़ास तौर पर। आप जानते हैं कि इसकी वजह भी अब करीब करीब वाज़े हो ही चुकी है कि एक बहुत बड़ा 6 किलोमीटर के करीब बड़ा मीटोराइट शहाब साकिब ज़मीन से टकरा गया था, और उसने वो तबाही मचाई थी कि ज़िंदगी की तमाम बड़ी बड़ी फॉर्म्स ख़त्म हो गई थी, सिवाय कुछ दांतों वाले परिंदों और छोटे जानवरों के।
यहाँ से यानी 6.5 करोड़ साल से फिर मॉडर्न दौर दोस्तों शुरू होता है। वो दौर जिसे आप हमारा दौर भी कह सकते हैं, जिनमें ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जिनमें मैमल्स और परिंदे तेजी से इवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। जाहिर है वजह ये थी कि डायनासोर्स के ख़त्म हो जाने से दुनिया में खुराक बहुत वाफिर अब बचने लगी थी। फूड साइकिल में बहुत ज़्यादा स्पेस पैदा हो चुकी थी। सो मैमल्स का साइज़ अब बड़ा होने लगता है और परिंदों की चोंचों से दांत भी रफ्ता रफ्ता गायब होने लगते हैं। 4 करोड़ 40 मिलियन ईयर्स पहले की लेयर से हमें इस तरह के तमाम जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं जिन्हें हम करीब करीब पहचान सकते हैं, जैसे प्राइमेट्स, वेल्स। 70 लाख साल पहले की लेयर से ऐसे जानवरों के फॉसिल्स मिलना शुरू होते हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं। पहली बार वो प्राइमेट्स मिलना शुरू होते हैं जो पिछली टांगों पर चलते हैं और अगली टांगें हाथों और बाजुओं में उनकी ढल रही हैं। इससे ऊपर 26 लाख साल पहले की 2.6 मिलियन ईयर्स पहले की रॉक्स से हमें बर्फानी दौर के वाज़े आसार मिलने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया में उस वक्त कोई आइस एज शुरू हो चुकी थी और ज़मीन के बहुत थोड़े हिस्से के अलावा, इक्वेटर के अलावा, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। आसमान महीनों सूरज की शक्ल नहीं दिखाता था। इस पीरियड की रॉक से बड़े बड़े मॉन्स्टर साइज्ड मैमल्स के फॉसिल्स भी अब मिलते हैं। इनमें वो जानवर हैं जिनके ढांचे आप फिल्म्स में या नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स में बरतानिया में, अमेरिका में देख चुके होंगे, जैसा कि मैमथ, जैसा कि स्मेल्डन्स यानी वो दांतों वाली बड़ी बड़ी बिल्लियाँ, जैसा कि ग्रैंड स्लॉथ, वो मोटी थूथनी वाला जो रीछ आपने देखा होगा तस्वीरों में आइस एज में शायद। ह्यूमन स्पीशी का करीब तरीन सबसे पुराना रिमेन एक बोन पीस भी इसी दौर के करीब से 23 लाख 2.3 मिलियन ईयर्स पहले के एनवायरनमेंट से ही हमें मिलता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 11,000 साल पहले की जियोग्राफिक लेयर्स जो कि बहुत जदीद कहलाएंगी, ऐसी हैं जो बताती हैं कि आइस एज ख़त्म हो चुकी है और ज़मीन फिर से गर्म होना शुरू हो गई है। इस दौर में बड़े बड़े वो जानवर ख़त्म हो रहे थे जो आइस एज के लाखों सालों में इवॉल्व हुए थे। होमो सैपियंस के इंसानों के ढांचे और फॉसिल्स जा बजा मिलते हैं, यानी ह्यूमन स्पीशी दुनिया भर में फैल चुकी है। इसके बाद जो कुछ मिलता है वो रॉक लेयर्स के सीक्वेंस में, रॉक स्ट्रैटा में सबसे ऊपर की लेयर्स में हमें अब मिलता है, जो कि जिस पे हम अब खड़े हैं। सो दोस्तों, ये है चट्टानों में जिंदगी के आसार की साबित शुदा तरतीब। आप एक बार फिर इस रॉक सीक्वेंस को और इनमें मौजूद फॉसिल्स को देखें तो साफ जाहिर है कि ज़िंदगी बहुत सादा शक्ल से मरहलावार, स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होती हुई पेचीदा हुई है। क्योंकि 4 करोड़ साल से पहले कोई प्राइमेट नहीं मिलता, 6.5 करोड़ साल से पहले कोई परिंदा नहीं मिलता, 25 करोड़ साल पहले कोई डायनासोर नहीं मिलता, 2.5 अरब साल पहले की किसी रॉक लेयर में जिंदगी की कोई कॉम्प्लेक्स शक्ल नहीं मिलती और 3.7 बिलियन ईयर्स पहले 3 अरब 70 करोड़ साल पहले लाइफ का एक सेल भी नहीं मिलता। सो ये सबूत है कि जिंदगी एक सेल की सादा लाइफ से मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स लाइफ की शक्ल में इवॉल्व हुई है। एकदम से तमाम जानदारों को जमीन पर बखेर नहीं दिया गया। अगर एवोल्यूशन को गलत साबित करना है तो इस रॉक स्ट्रैटा के सबसे निचले हिस्से में से, जो कि 2.5 बिलियन ईयर से पहले का है, यहाँ से जिंदगी की कम्प्लेक्स फॉर्म का मिलना ज़रूरी है। अगर इंसानों के ढांचे सबसे नीचे से या दरमियान से भी मिलने लगें, अगर परिंदों के फॉसिल्स हमें 1 अरब साल पहले से मिलने लगें, तो समझें कि सारी एवोल्यूशन थ्योरी गलत। ज़मीन पर जिंदगी की कहानी अब किसी और तरह लिखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मखसूस फॉसिल्स, स्पेसिफिक फॉसिल्स के स्पेसिफिक पीरियड की रॉक्स में मिलने का सबूत इतना गहरा है, इतना पुख्ता है कि अब तो जियोलॉजिस्ट चट्टानों की उम्र का पहला तयन ही इस बात से करते हैं कि इस रॉक लेयर से कौन से फॉसिल्स मिल रहे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़लज़लों की वजह से कोई नीचे की लेयर ऊपर भी आ जाती है। आपने अगर ये सीधी सीधी रॉक्स देखी हैं तो इस तरह की आड़ी तिरछी सेडिमेंट्री रॉक्स भी ज़रूर देखी होंगी, जो अर्जियाती तब्दीलियों, जियोग्राफिकल चेंजेस ही की वजह से बनती हैं। तो ऐसे हालात में ये देखने के लिए कि चट्टानों के ऊपर की लेयर असल में यंग है या नीचे से ये ऊपर आई है, इसमें मौजूद फॉसिल्स की मदद इस बात को मालूम करने के लिए ली जाती है। अगर इनमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलें या उनकी हड्डियां मिलें या उनके निशानात मिलें तो समझा जाता है कि ये 6 से 25 करोड़ साल पुरानी रॉक लेयर्स हैं। अगर इनमें ट्राइलोबाइट्स मिलते हैं तो जियोलॉजिस्ट जान जाते हैं कि ये पेलियोज़ोइक दौर की चट्टानें हैं, यानी 45 से 50 करोड़ साल पहले की हैं। सो क्यूरियस फेलोज, ये तो हो गया इस सवाल का जवाब कि चट्टानें और फॉसिल्स क्यों इस बात का सबूत हैं कि लाइफ की एवोल्यूशन हुई है।
अब इसी से जुड़ा आपके जहन में आने वाला फिलहाल दूसरा अहम तरीन सवाल ये कि सीक्वेंस के अलावा वो कौन सा तरीका है जिससे हमें पता चले कि कौन सी रॉक, कौन सा फॉसिल कितना पुराना है। क्योंकि रॉक स्टेट्रा तो सिर्फ ये बताता है कि सबसे पुरानी लेयर कौन सी है और सबसे नई कौन सी, लेकिन वो कितनी पुरानी है इसको जानने का आखिर क्या तरीका है। अब दोस्तों, ये मालूम करने का मेथड कोई एक नहीं तरीका, कोई एक नहीं, कई साइंटिफिक और कॉमन सेंस सिस्टम्स के जरिए फॉसिल्स और उस जगह की जहां से फॉसिल मिलता है एज मालूम कर ली जाती है। सबसे मारूफ प्रोसेस रेडियोमेट्रिक डेटिंग का तरीका है। ये सबसे पेचीदा और मुश्किल भी है, मगर हम आपको सादगी से बताते हैं कि ये होता कैसे है। देखें, हर एक चीज़ किसी ना किसी एलिमेंट के एटम्स से बनी है, आप सब जानते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से होता हुआ मजीद कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स तक चलता जाता है। अब कहने को तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन दरअसल हर एटम एक से ज़्यादा फॉर्म्स में भी मौजूद होता है। समझने के लिए हम सिर्फ एक एटम यूरेनियम की मिसाल आपके सामने रखते हैं। यूरेनियम की 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स नेचर में मौजूद हैं, यूरेनियम 234, 235 और 238। इन तीनों को हम यूरेनियम के आइसोटोप्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, फिलहाल इस कहानी को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इस क्यों का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं, फिर कभी से। अच्छा, तो ये तीनों आइसोटोप्स हैं तो यूरेनियम ही के, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इनके मैसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और मैसेज में फ़र्क आप जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद की वजह से होता है। ये तीनों आइसोटोप्स यूरेनियम के अनस्टेबल फॉर्म्स कहलाते हैं। अनस्टेबल इसलिए कि इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर नहीं होती, तो ये तादाद बराबर करने के लिए, यानी खुद को स्टेबल करने के लिए, ये अनस्टेबल यूरेनियम आइसोटोप्स मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। इन्हें स्टेबल होने में जो वक्त लगता है वो आज हमें मालूम है, वो एक प्रिसाइज टाइम है, यानी नापातोला वक्त है। मिसाल के तौर पर यूरेनियम 235 का अनस्टेबल आइसोटोप 70 करोड़ 40 लाख साल 740 मिलियन ईयर्स में आधा लेड 207 में बदलकर स्टेबल हो जाता है। इसी तरह एक और अनस्टेबल आइसोटोप पोटेशियम 40 1.26 बिलियन ईयर्स में 1 अरब 26 करोड़ साल में आधा आर्गॉन 40 में कन्वर्ट होकर स्टेबल होता है। या फिर फर्ज करें हमें किसी रॉक लेयर में एल्यूमिनियम 26 का अनस्टेबल आइसोटोप मिलता है। हमें इल्म है कि इसे भी 7.5 लाख साल में आधा मैग्नीशियम 26 में बदलकर स्टेबल हो जाना है। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के आधे बदलने के स्टेबल होने के वक्त को उस एलिमेंट की हाफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद फिर उस हाफ की हाफ, उसके बाद उस हाफ की हाफ। तो ये उसकी कैलकुलेटेड एज है, पीरियड है, और ये हाफ लाइफ जो है इनका टाइम मालूम है, कैलकुलेट हो चुका है। अब इस इल्म का इस्तेमाल कैसे होता है? फर्ज करें किसी गहरी खुदाई में या किसी चट्टानों की तहों में से किसी एक तह से एक फॉसिल मिल जाता है। अब साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट ये करेंगे कि जहाँ से फॉसिल मिला है उसके नीचे की लेयर से एक ऐसा सैंपल निकालेंगे जिसमें कुछ आइसोटोप्स हों। वो इनकी उम्र देखेंगे कि ये आइसोटोप्स कितने स्टेबल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसमें यूरेनियम 235 का आइसोटोप है तो वो कितना लेड 207 में बदल कर स्टेबल हो चुका है। अगर वो आधा बदल चुका है तो ये 70 करोड़ 40 लाख साल पहले की रॉक लेयर साबित हो जाएगी। अच्छा, ये तारीख हमें अब साइंटिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को पता चल गई। अब वो उस लेयर से जहाँ से फॉसिल मिला है उसके ऊपर की लेयर से भी एक उतना ही उसी तरह का एक सैंपल लेंगे जहाँ से आइसोटोप उसमें मौजूद हो। इनकी भी उम्र देख ली जाएगी कि ये कितने स्टेबल हो चुके हैं। फर्ज करें यहाँ से हमें एल्यूमिनियम 26 के आइसोटोप मिलते हैं जो एक हाफ लाइफ गुजार कर मैग्नीशियम 26 में स्टेबल हो चुके हैं। तो इससे हमें इल्म हो जाएगा कि ये लेयर, चूंकि टाइम कैलकुलेटेड है, 7,40,000 साल पुरानी है। सो यूं हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर की जो उम्र है उनके दरमियान में मिलने वाला फॉसिल इन दोनों एजेस के दरमियान ही के किसी वक्त का है। यानी ये जो फॉसिल मिला है ये 70 करोड़ 40 लाख साल के दरमियान कहीं डिपॉजिट हुआ था यहाँ। ये एक बात हो गई। फिर दरमियानी वक्त के मालूम हो जाने के बाद मजीद आइसोटोप्स की तलाश और फॉसिल के अंदर मौजूद इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स से इस बात के करीब तरीन पहुंचा जाता है कि कब ये जानवर यहाँ डिपॉजिट हुआ था। इस सारे प्रोसेस को रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं वो आइसोटोप्स बनते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी उनसे ताबकारी खारिज होती है। इसलिए इस प्रोसेस को रेडियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है।
दोस्तों, अगर एवोल्यूशन एक हकीकत है तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के सीक्वेंस में सबसे नीचे वाली रॉक से, जो कि ओल्डेस्ट हैं, वहाँ से परिंदों के फॉसिल्स मिलने लगे, जो कि इस स्ट्रैटा के मुताबिक तो अभी इवॉल्व ही नहीं हुए। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से भी अगर साबित हो जाए कि सबसे नीचे वाली लेयर से वो जानवर मिल रहे हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और ये ओल्डेस्ट रॉक्स भी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से साबित हो जाएं, तो दोस्तों यकीन कीजिए एवोल्यूशन थ्योरी एक दिन भी खड़ी नहीं रह सकेगी, धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगी। मगर आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये हैं वो जदीद चंद साइंटिफिक तरीके जिनसे हमें इल्म होता है कि कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है या फॉसिल कितने मिलियन ईयर्स पहले का है। इसीलिए कहते हैं कि भले एवोल्यूशन में कुछ फॉसिल्स मिसिंग हैं, लेकिन फॉसिल का एक तरतीब से मिलना, सादा लाइफ से ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ बढ़ते चला जाना, इस बात का बहरहाल सबूत है कि लाइफ की एवोल्यूशन हुई है। सारी लाइफ फॉर्म्स एक ही दफ़ा ज़मीन पर एक ही तरह मुकम्मल करके नहीं रख दी गई। रैशनल क्यूरियस नेशन ये एवोल्यूशन सीरीज़ की तीसरी वीडियो थी। इसके अभी कुछ और हिस्से भी आने हैं, लेकिन आप एक दफ़ा फिर ये रॉक स्ट्रैटा फॉसिल सीक्वेंस देखें। आपको ये 2 पॉइंट देखकर हैरत होगी कि अचानक लाइफ समंदर से निकलकर ज़मीन पर कैसे आ गई, दरमियान के मिसिंग फॉसिल्स कहाँ गए। आज तो कोई मछली हमें साहिल पर चहलकदमी करते हुए दिखाई नहीं देती। अगर एवोल्यूशन थ्योरी सच्ची है तो ऐसे फॉसिल्स मिलने चाहिए जो उसी दरमियानी टाइम पीरियड के हों, और फिर ऐसे हों कि उनमें समंदर और ज़मीन के जानवरों की दोनों की खसूसियात भी पाई जाएं, रेडियोमेट्रिक डेट से उनका वक्त भी साबित हो। ये एक बहुत अहम सवाल है। दूसरा दिलचस्प और अजीबोगरीब एवोल्यूशनरी पॉइंट दोस्तों इस सीक्वेंस में यहाँ है कि हमें 20 करोड़ साल पहले एक भी परिंदे का फॉसिल नहीं मिलता, लेकिन अचानक 6.5 करोड़ साल के बाद अनगिनत परिंदे मिलना शुरू होते हैं, दांतों वाले परिंदे भी मिलते हैं। ऐसा क्यों? अगर एवोल्यूशन थ्योरी एक हकीकत है तो हमें लाजमी कोई ऐसा फॉसिल मिलना चाहिए जो 20 करोड़ साल और 6.5 करोड़ साल के दरमियान का हो, और इसमें रेप्टाइल और परिंदों दोनों की खसूसियात हों। ये सवाल भी बहुत अहम है कि अचानक ज़मीन पर चलने वाले ताकतवर बड़े बड़े डायनासोर्स ने पर पुर्जे कैसे निकाल लिए, ये उड़ना कैसे शुरू हो गए। इन दोनों सवालों पर दोस्तों हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मिसिंग लिंक्स पर भी बात होगी। पहली जिंदगी, पहला सेल कैसे पैदा हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे बना, इस पर भी बात होगी। अगले हिस्से जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने एवोल्यूशन सीरीज की 2 वीडियोस बनाई। ये दोनों बताती हैं कि एवोल्यूशन एक थ्योरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और क्या इंसान बंदर से बना था। ये दोनों वीडियोस आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ जाने कुल कायनात की कहानी, और ये देखिए 13 अरब साल पीछे एक टेलीस्कोप बनी है जो देख सकती है ये काम कैसे करती है।